मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हम वॉइस बॉक्स लैरिंग्स के बारे में डायग्रामेटिक स्टडी की। उसके बाद हमने एयर टाइट चैम्बर या थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने की कुछ बातें की। आज हम उसकी डिटेल में बातें करेंगे कि किस तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन हो और किस तरीके से हम फ्रेश एयर को इनहेल करेंगे और फॉल एयर को आउट करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ध्यान से समझना बेटा, एक एक स्टेप। इसके अंदर बेटा दो इवेंट है। एक इवेंट है इनहेलेशन और दूसरी इवेंट है एक्सहेलेशन, मींस इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, एंड एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। ध्यान से समझे बेटा इसको। इंस्पिरेशन में किस किस मसल्स का रोल होगा पहले वो समझ लेते हैं। हमारे पास जब भी हम नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट इवेंट है, ये सेकंड इवेंट। फर्स्ट इवेंट की बात करते हैं। इंस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल्स का रोल है? यहां पर ए डायफ्राम मसल, इसी को बोलते हैं बेटा रेडियल मसल। इसी को बोलते हैं फ्रेनिक मसल। सेकंड बी पॉइंट, एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एक रोल होगा डायफ्राम का जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में चेंज लाएगा। एक रोल होगा इंटरकोस्टल मसल का जो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में चेंज लाएगा। दोनों मसल्स की बात कर लेते हैं। इमेजिन करें एक सिचुएशन, वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। ये एक लंग्स की सिचुएशन। यहां पर रिब्स के एंड है 1 2 3 4 5 6 7। और यहां पर वर्टिब्रल कॉलम है।
ये कह सकता हूं ये लंग्स, ये वर्टिब्रल कॉलम, ये रिब्स का कट है। दूसरा लंग्स की लोकेशन यहां पर है, हम एक सिंगल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से एयर इस तरीके से मूव करना शुरू कर दो। आप क्या कहेंगे? इनफ्लो ऑफ फ्रेश एयर, इट मींस इंस्पिरेशन मैकेनिज्म पॉसिबल हो रही। अब कोई चीज को यहां पर इनफ्लो करवाना है, किसी चीज को यहां पर फिल करना है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। वॉल्यूम क्रिएट दो तरीके से होगा। ये जो पार्ट है इसको डाउनवर्ड मूव करवा दो, तो ये खिसक के ये ब्लैक वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा, और इस पार्ट को इस तरीके से आउटवर्ड मूव करवा दो। तो मैं कह सकता हूं ये आउटवर्ड मूव करेगा, तो इमेजिन करें ये सिचुएशन इस तरीके से, ये आउटवर्ड की हो गई और ये सिचुएशन डाउनवर्ड की होगी। आप बताओ, डाउनवर्ड मूव करने से और आउटवर्ड मूव करने से यहां पर वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज। तो बेटा जी यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और ऑब्वियसली हमें प्रेशर को डिक्रीज ही करना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होगा और अंदर का प्रेशर कम होगा, तो बाहर से एयर इजी वे से अंदर आ जाएगी। ऐसी सिचुएशन हमें डेवलप करनी है। आपसे कहीं पर भी पूछा जाए कि जो सामने डायग्राम दिया गया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले तो आप एयर का फ्लो देखो, इसके अंदर अंदर की साइड है, तो मैं कह सकता हूं इनफ्लो ऑफ फ्रेश एयर, इसका मतलब इंस्पिरेशन मैकेनिज्म चल रही है। दूसरा, डायफ्राम डाउनवर्ड मूवमेंट करना चाहिए और ये रिब्स की मूवमेंट आउटवर्ड होनी चाहिए, बाहर की तरफ, नीचे की तरफ। तो यहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज, और प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ये आउटवर्ड मूव करेगा तो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस को चेंज करेगा, ये डाउनवर्ड करेगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर को चेंज करेगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर डायफ्राम मसल का रोल क्या होगा? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में चेंज लाएगा। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से ये एक्सटर्नल मूव करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। तो मैं कह सकता हूं ये डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में चेंज लाए। दोनों का रोल अलग अलग देखते हैं अब हम। क्लियर? देखिए बेटा, ध्यान से समझे। डायग्राम बना लिया सभी ने? रोल ऑफ diaphragm muscle, and here role of external intercostal muscles. देखिए बेटा क्या क्या होगा। यहां पर सबसे पहले इवेंट ए फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन
इन डायफ्राम मसल। डायफ्राम मसल को मैं डीएम से नोट कर रहा हूं। डायफ्राम मसल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर भी ए पॉइंट की फॉर्म में ये डिस्कस कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सबसे पहले याद रहे आपको क्या करवाना पड़ रहा है, इन दोनों मसल में मैंने कॉन्ट्रैक्शन करवाया। कॉन्ट्रैक्शन करवाते ही डायफ्राम मसल में कौन सा चेंज होगा? डायफ्राम मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाते ही डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा। डोम शेप से फ्लैट हुआ है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में चेंज हो गया। सबसे पहले डायफ्राम मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाया, डायफ्राम डोम शेप से क्या हो गया? फ्लैट। डोम शेप से जैसे फ्लैट होगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में चेंज आ गया। क्या चेंज आया? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। अब आपको पता है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो ऑब्वियसली सिमिलरली इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी। सिमिलरली इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी। अब आपको पता है वॉल्यूम में और प्रेशर में ऐसा रिलेशन है, तो हम ये कह सकते हैं डिक्रीज इन प्रेशर विद इन द पल्मोनरी कैविटी। डिक्रीज प्रेशर विद इन द पल्मोनरी कैविटी। अब जरा सोच के देखें, सबसे पहले आपने क्या करवाया? डायफ्राम मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाया, जिससे डायफ्राम डोम से फ्लैट शेप में आ गया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में चेंज हो गया, इससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। सिमिलरली पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन इनवर्सली होता है, तो पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर डिक्रीज होगा। अब क्या करेंगे? एयर एंटर करेगी एटमॉस्फेयर से लंग्स, तो मैं कह सकता हूं एयर एंटर कर रही है एटमॉस्फेयर से लंग्स। क्यों? यहां का प्रेशर क्या है? हाई, और लंग्स का प्रेशर क्या हो गया? लो। तो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होते ही नॉर्मल इंस्पिरेशन मैकेनिज्म देखने को मिली, मींस इनफ्लो ऑफ फ्रेश एयर पॉसिबल हुआ। यहां पर क्लियर है मेरी बात? यहां तक नोट करें इसे। क्लियर है बेटा जी? नेक्स्ट, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रोल देखते हैं।
देखिए बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होते ही यहां पर चेंज किस में आएगा? डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में। डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में चेंज कैसे पॉसिबल होगा? तो अभी मैंने आपको बताया, रिब्स आउटवर्ड मूव करेंगी, तो आउटवर्ड मूव करेंगी तो इसका मतलब रिब्स तो आउटवर्ड मूव कर गई, लेकिन स्टर्नम भी क्या होगा? अप होगा। तो जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाएं तो पहले ये तो पता होना चाहिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है कौन सी, ये समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक रिब है, ये हमारे पास दूसरी रिब है। इन मसल्स के बीच में, रिब्स के बीच में मसल्स की लोकेशन इस तरीके से, ये अपर और ये लोअर रिब। अपर रिब का ये एंड जो है ये इसको डोर्सल साइड से अटैच कर रहा है, डोर्सल साइड से अटैच किया और यहां पर वेंट्रल साइड से अटैच कर। या तो अरेंजमेंट ऐसा होगा कि अपर रिब के डोर्सल साइड से और लोअर रिब के वेंट्रल साइड से अटैच है, ये कंटिन्यू पार्ट मींस डोर्सल से अटैच और डॉटेड लाइन में मींस वेंट्रल से अटैच। या ऐसे होगा कि अपर रिब के वेंट्रल से लोअर रिब के डोर्सल साइड से। अपर रिब को देखेंगे, अपर रिब के डोर्सल साइड से अटैच है, आउटवर्ड है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और अपर रिब के ये इनवर्ड साइड में अटैच है, इसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो मैं कह सकता हूं इंटरकोस्टल मसल भी दो टाइप की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। यहां पर जो मेजर रोल है वो किसका है? एक्सटर्नल, क्योंकि हमें रिब केज को या रिब्स को आउटवर्ड मूव करवानी है। पहले नोट करें यहां तक। देखिए बेटा, जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे तो ये रिब्स अप साइड में इस तरीके से इनहेल करते, लिफ्ट रिब्स एंड स्टर्नम अप, मींस यहां पर रिब्स की आउटवर्ड मूवमेंट होगी। आप बताएं, अपनी पोजीशन से ही आउटवर्ड मूव करेगा, तो ऐसे केस में कौन से एक्सिस में चेंज आया? डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में चेंज आएगा। तो मैं कह सकता हूं डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में क्या जाएगा? चेंज। अब जरा सोचें, एंटीरियर पोस्टीरियर में चेंज आया था तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, तो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में चेंज आएगा तो भी वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का क्या होगा? इंक्रीज। तो मैं कह सकता हूं इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी के अंदर ही क्या है? लंग्स की लोकेशन है। तो मैं ये भी कह सकता हूं सिमिलरली इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी। और आपको पता है वॉल्यूम और प्रेशर में ये रिलेशन होता है, तो मैं कह सकता हूं डिक्रीज
प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैविटी। अब आपको पता है पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर क्या हो गया, कम। एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं एटमॉस्फेरिक एयर एंटर इनटू द लंग। एटमॉस्फेरिक एयर एंटर इनटू द लंग्स। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर क्या है, ज्यादा, और लंग्स इसका प्रेशर क्या है, कम। तो प्रेशर ग्रेडियंट बन गया, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर एयर क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। जब भी हमें इनहेलेशन करवाना है तो EICM और डायफ्राम मसल दोनों में कॉन्ट्रैक्शन कराओ। डायफ्राम मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में चेंज होगा, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में चेंज होगा तो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में चेंज होगा। और दोनों की वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो सिमिलरली पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर डिक्रीज होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और पल्मोनरी प्रेशर कम है, एयर मूव्स इन, और मैं कह सकता हूं इनफ्लो ऑफ फ्रेश एयर नोन एज इनहेलेशन प्रोसेस। क्या करवाया, याद रहे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में और डायफ्राम मसल में हमने कॉन्ट्रैक्शन करवाया है, और कॉन्ट्रैक्शन से प्रेशर क्या हो गया, वहां का डिक्रीज, जबकि वॉल्यूम वहां का क्या हो गया, इंक्रीज। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो ये बात हुई बेटा जी इनहेलेशन और इंस्पिरेशन की। अब हमें क्या करनी है, हमें एक्सपिरेशन और एक्सेलेशन करवाना। जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी को ठीक अपोजिट कर दो, वही प्रोसेस क्या हो जाएगी, एक्सेलेशन। एक्सेलेशन को समझने से पहले हम इनहेलेशन का रूट देख लेते हैं कि जो एयर इन हुई है वो कहां से कहां होती हुई कहां पर पहुंचेगी। रूट ऑफ एयर, एयर को इन करवाना है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नेजल कैविटीज, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्यूलाई। इस तरीके से एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से फ्रेश एयर का इनफ्लो इस एल्यूलाई तक हो गया, और ये एल्यूलाई हमारे दोनों लंग्स के अंदर काउंट किया जाए
तो 300 मिलियंस ऑफ एल्यूलाई प्रेजेंट या एयर सैक प्रेजेंट, जहां पर गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होगा। क्योंकि आपको पता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर ये ब्रोंकियल तक का जो पार्ट है ये तो क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है मेन एक्सचेंजिंग पार्ट। क्लियर है मेरी बात? अब दूसरी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी मैकेनिज्म है एक्सप्रेशन। अब देखो बेटा, ध्यान से समझे इसको। एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन का जस्ट अपोजिट है। तो सिंपल फॉर्म में मैं एक ही लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जिन जिन मसल में आपने कॉन्ट्रैक्शन करवाया उन मसल में आप रिलैक्सेशन करा दो, ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर भी कौन कौन सी मसल्स का रोल होगा। फर्स्ट, डायफ्राम मसल। सेकंड, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इन दो का रोल होगा। तो सबसे पहले एक को समझ लेते हैं। फर्स्ट, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल। जैसे रिलैक्सेशन कराओगे, कॉन्ट्रैक्शन कराए तो क्या हुआ था, डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट हो गया था। अब इसमें क्या होगा, वापस अपने डोम शेप में चला जाएगा। इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यहां पर इस कंडीशन में था, ये वापस क्या हो गया डोम शेप, ये वापस क्या हो गया इनवर्ड मूवमेंट करेगा। तो यहां से एयर जो है वो क्या करेगी, आउटवर्ड मूव करेगी। इसका अपवर्ड होना और इसका इनवर्ड होना क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो पहली वाली इवेंट थी उसको जस्ट अपोजिट कर दो। तो हमने पहली वाली इवेंट में क्या करवाया था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल। यहां पर क्या करवा रहे हैं, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल। इससे क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं कि डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा। और नॉर्मल पोजीशन कौन सी है उसकी, अगेन डोम शेप। इससे क्या होगा, डोम शेप में आते ही एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस चेंज हो जाएगा। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस चेंज होगा, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस चेंज होगा तो मैं कह सकता हूं थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या कहेंगे, सिमिलरली पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब आपको पता है वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। वॉल्यूम पल्मोनरी कैविटी का डिक्रीज हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी कैविटी प्रेशर ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब हम ये कह सकते हैं पल्मोनरी कैविटी प्रेशर इंक्रीज हो गया तो एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू
एटमोस्फियर। एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू एटमोस्फियर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लंग्स का प्रेशर मोर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपैरेटिवली लेस, तो एयर यहां से यहां पर चली जाएगी। अब समझ के देखें, दोनों के दोनों एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस थी। वहां पर हमने डायफ्राम मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाया था बेटा जी, यहां पर हमने क्या करवा दिया? रिलैक्सेशन। जैसे रिलैक्सेशन करवाएंगे तो डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया, मींस फ्लैट से वापस क्या हो गया? डोम शेप। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हुआ? चेंज। चेंज क्या हुआ? पहले ये यहां पर पोजीशन थी, अब यहां पर आ गई, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? कम। तो थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज। तो सिमिलरली पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम भी क्या होगा? डिक्रीज। और पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो पल्मोनरी कैविटी प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज, क्योंकि इनमें रिलेशन इनवर्सली। तो हम क्या कहेंगे? एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू एटमोस्फियर मींस लंग्स का प्रेशर ज्यादा, एटमोस्फियर का प्रेशर। ये तो रोल किसका हुआ बेटा जी? डायफ्राम मसल। अब दूसरा रोल देखने की कोशिश करते हैं, वो है EICM का रोल। देखिए बेटा, इसको समझे ध्यान से क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं? EICM में रिलैक्सेशन कराएंगे। रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में रिलैक्सेशन होते ही क्या होगा? हम ये कह सकते हैं कि जो रिब्स हैं वो इनवर्ड मूवमेंट शो करेंगी। तो हम यहां पर बोल सकते हैं इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। रिब्स का इनवर्ड मूवमेंट पॉसिबल होगा। जैसे ही इनवर्ड मूवमेंट पॉसिबल होगा तो जो स्टर्नम अप हुआ था वो वापस क्या होगा? इनवर्ड मूवमेंट शो करेगा। तो ऐसे में मैं क्या कह सकता हूं? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल डिक्रीज। इसका मतलब EICM ने कौन सा एक्सिस को चेंज किया? EICM में रिलैक्सेशन होगा तो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस को चेंज करेगा। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं सिमिलरली पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम का प्रेशर से इनवर्सली रिलेशन है। तो हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी कैविटी प्रेशर इंक्रीज्ड। अब आपको पता है
पल्मोनरी कैविटी प्रेशर इंक्रीज हो गया है, फिर क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू एटमोस्फियर, क्योंकि एटमोस्फियर का प्रेशर क्या है यहां पर, कंपैरेटिवली डिक्रीज, और लंग्स का प्रेशर यहां पर क्या है, कंपैरेटिवली इंक्रीज। जब भी आपसे बात कही जाए या पूछी जाए कि इनहेलेशन मीन्स फ्रेश एयर का इनफ्लो, एक्सेलेशन फॉल एयर का आउटफ्लो, इनमें नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सेलेशन में कौन सी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन हो चाहे नॉर्मल एक्सपिरेशन हो, इनमें डायफ्राम मसल, इन्हीं को बोलते हैं फ्रेनिक मसल या इन्हीं को बोलते हैं रेडियल मसल, इसका रोल होगा। सेकंड, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रोल। जब भी नॉर्मल इवेंट हुई है, नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सेलेशन, तो बेटा जी इन दोनों मसल्स का मेजर रोल। अभी हमने किसी भी प्रकार की फोर्सफुल एक्टिविटी की बात नहीं की है। फोर्सफुल एक्टिविटी में दूसरी मसल्स का मेजर रोल हो जाता है, लेकिन अभी हम नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सेलेशन की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सेलेशन में डायफ्राम मसल और ईआईसीएम का मेजर रोल। क्लियर है मेरी बात? एक टेबुलर फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास दो इवेंट हैं, एक इवेंट का नेम दिया हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन, दूसरी इवेंट का नेम दिया है नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन में और नॉर्मल एक्सपिरेशन में आपसे पूछा जाए मसल्स इन्वॉल्व, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन, अभी बताया मैंने, डायफ्राम मसल, एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। नॉर्मल एक्सपिरेशन में भी कौन इन्वॉल्व है, यही है डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर है बेटा जी? सेकंड है, आपसे यह कहा जाए कौन सी मैकेनिज्म पॉसिबल हुई, इन मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ या रिलैक्सेशन पॉसिबल हुआ। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन में डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों में कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हुआ। नॉर्मल एक्सपिरेशन मैकेनिज्म में डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में क्या हुआ, रिलैक्सेशन पॉसिबल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, यदि कंपैरेटिवली हम ये देखें कि यहां पर
वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का कैसा रहा? थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम, सिमिलरली पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम, सिमिलरली पल्मोनरी कैविटी प्रेशर, तो डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन से थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। सिमिलरली पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्सली रिलेशन है, तो हम ये कह सकते हैं पल्मोनरी कैविटी प्रेशर क्या हुआ? डिक्रीज। इसकी वजह से क्या हुआ? इनफ्लो ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम एटमोस्फियर टू लंग्स। डायफ्राम मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल नॉर्मल एक्सेलेशन में जब इनका रिलैक्सेशन हुआ मसल्स का, तो थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज, पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज, पल्मोनरी कैविटी प्रेशर इंक्रीज। यहां पर क्या हुआ? आउटफ्लो ऑफ फॉल एयर। तो नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायरेक्टली इस टेबल से आंसर दे सकते हैं। आपको यह पता होना चाहिए EICM का रोल कौन से एक्सिस को चेंज करेगा। यहां पर नोट कर ले, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस को, और डायफ्राम मसल का रोल एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को चेंज करेगा। क्लियर है मेरी बात? यहां तक नोट करें इसे। अब देखिए बेटा, एक नेक्स्ट इवेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसे बोल रहे हैं फोर्सफुल एक्सप्रेशन। और जिस तरीके से मैंने इंस्पिरेशन का रूट आपको एक्सप्लेन किया था, तो एक्सप्रेशन का और फोर्सफुल एक्सप्रेशन का रूट एक ही होगा, इसलिए इन दोनों का रूट हम एक साथ में देख लेंगे। अब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं समझ रहे, हम क्या समझ रहे हैं? अब फोर्सफुल एक्सप्रेशन। अब हमें किसी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करना था, वो भी कर दिया EICM में और DM में, और उन्हीं मसल में रिलैक्सेशन करना था, वो भी कर दिया। इट मीन्स वो रिलैक्स फॉर्म में आ गई। अब हमें फोर्सफुली एक्सेल करना है, इट मीन्स अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के लिए यहां पर दूसरी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, और दूसरी मसल्स कौन सी है यहां पर? एब्डोमिनल मसल एंड सेकेंड वन इज, मैंने इंटरकोस्टल मसल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड सेकेंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो यहां पर सेकेंड का रोल होगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर?
दोनों का रोल देखे बेटा क्या क्या होगा। सबसे पहले हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का रोल देखेंगे। हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, हमें यदि प्रेशर को इंक्रीज करना है तो इसका मतलब वहां के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन मसल्स के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ेगा। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन करवाओ, कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो याद करें, वॉल्यूम को हमने कम किया था तो प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज। वॉल्यूम को कम कैसे किया जाएगा, या तो डायफ्राम मोर डोम शेप हो जाए या रिब्स मोर इनवर्ड मूवमेंट कर ले। तो रिब को मोर इनवर्ड मूवमेंट करवाने के लिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का रोल देखा यहां पर। तो ये क्या करेंगी, पुलिंग ऑफ रिब्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, पुलिंग्स ऑफ रिब्स याद करें, जब हम EICM का रोल देख रहे थे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का, उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाया था, आउटवर्ड मूवमेंट करवा रहा था। लेकिन हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में अब कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, रिब्स को डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करवाएगा। इसके इनवर्ड मूवमेंट करवाने से कौन सा एक्सिस चेंज हुआ, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डोर्सल वेंट्रल एक्सिस चेंज हुआ, इट मींस मैं ये कह सकता हूं, ऐसे केस में थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम मोर डिक्रीज्ड, similarly pulmonary cavity volume more decreased. You know the relation in between pressure and volume. Volume more decreased than pressure more increased. Pulmonary pressure more increased. तो जो एयर होगी वो लंग से प्रेशर से क्या होगी, आउट होगी। तो मैं कह सकता हूं एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम lungs to atmosphere। क्लियर है, ये तो हमें रोल पता लग गया। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे तब क्या पॉसिबल हो। अब हम रोल देख रहे हैं एब्डोमिनल मसल। भाई रिब को तो मोर इनवर्ड मूवमेंट करवा लिया, एब्डोमिनल मसल क्या करेगा, इस डायफ्राम को, ये एब्डोमिनल मसल डायफ्राम को क्या करेंगे, पुश करेंगे। एब्डोमिनल मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे तो डायफ्राम को पुश करेंगे तो डायफ्राम मोर डोम शेप में हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होते ही
compress the abdomen and pushes towards the diaphragm. Compress the abdomen contents and pushes towards the diaphragm, and then diaphragm become more dome shape. अब जरा सोच के देखिए, डायफ्राम मोर डोम शेप हो गया, तो एक डायग्राम की फॉर्म में देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सिंगल लंग, ये वर्टिब्रल कॉलम और ये रिब। आईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये मोर इनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। यहां पर तो हमने आईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन करवा दी, और एब्डोमिनल मसल, यहां पर एब्डोमिनल मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, जो यहां का कंटेंट है ये इस डायफ्राम को क्या करेगा, पुश करेगा, इट बिकम मोर डोम शेप। यहां का वॉल्यूम क्या हो गया, मोर डिक्रीज्ड। तो मैं कह सकता हूं थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम मोर डिक्रीज्ड। सिमिलरली पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम मोर डिक्रीज्ड, then pulmonary cavity pressure more increased। और प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर फोर्सफुली आउट होगी बेटा जी। इट मीन्स नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन में डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पॉसिबल हुआ, लेकिन फोर्सफुली एक्सेलेशन या फोर्सफुली आउटफ्लो करना है, उसके लिए हमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल में कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से पल्मोनरी प्रेशर हाईली इंक्रीज्ड। और जहां पर प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जब वो प्रेशर बाहर आएगी एयर, तो प्रेशर से फोर्सफुली आउट होगी। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, जो भी व्हीकल्स हैं, कार है, बस है, उसमें जो टायर लगे होते हैं, उसमें एयर को हाईली प्रेशर पर फिल किया जाता है। उसका वॉल्यूम तो छोटा सा है, और वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज किया गया। अचानक से वो टायर फटता है, जैसे टायर फटता है तो वो एयर प्रेशर से बाहर आती है, तेज धमाका होता है। तो यदि अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एयर प्रेशर से क्या होगी, आउट आई, मीन्स फोर्सफुली आउट। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? नोट करें इसे। इसको भी एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं।
ये थर्ड इवेंट थी बेटा जी, फोर्सफुली एक्सपिरेशन। कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं? IICM प्लस AM, मसल्स इन्वॉल्व। इन मसल्स में कौन सी मैकेनिज्म हुई? कॉन्ट्रैक्शन। थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, पल्मोनरी कैविटी प्रेशर इंक्रीज हुआ। थोरेसिक कैविटी मोर डिक्रीज, पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम मोर डिक्रीज, तो पल्मोनरी कैविटी प्रेशर मोर इंक्रीज। तो फोर्सफुली एयर का आउटफ्लो हुआ। इसी को बोल रहे हैं फोर्सफुली एक्सपिरेशन। तो क्या होगा, इसका रूट भी देख लेते हैं हम। रूट ऑफ एक्सपिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन और फोर्सफुली एक्सपिरेशन का रूट एक ही होगा। एल्यूलाई, एल्यूलाई से जो एयर बाहर आएगी, ब्रोंक्यूल्स के पास, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इंटरनल नेजल कैविटीज, नेजल कैविटी से एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। जो पाथवे इनहेलेशन का था उसका ठीक अपोजिट पाथवे किसका होगा? एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का क्या था? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एल्यूलाई तक। यहां पर क्या? एल्यूलाई से लेकर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। क्लियर है बेटा जी? तो आज मैंने सिंपल वे में आपको नॉर्मल इंस्पिरेशन मैकेनिज्म, नॉर्मल एक्सपिरेशन मैकेनिज्म और फोर्सफुली एक्सपिरेशन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसको टेबुलर फॉर्म में भी, लीनियर फॉर्म में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप बनाएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें। टीम CLC कंटिन्यूअसली आपके लिए मेहनत कर रही है, आप भी लगातार मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।